कहानी का शीर्षक है माँ का खत्मा की नाम। इतना तो जानती हूँ बोया पेड़ बबूल का तो आम कैसे खाएं, फिर भी मन तो बेचैन हो ही जाता है ना। जब श्वेता मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है उस समय मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूम जाता है। ऐसा ही तो तुम्हें भी लगता होगा। मेरे द्वारा अब सब सुनने के बाद मन गिलानी से भर उठता है। मेरी अच्छी माँ, मैं तुम्हारी बिट्टू, तुम्हारी कलेजी का टुकड़ा, तुम्हारी सोना यही कहा करती थी ना तुम मुझे। सच कहती हूँ जब तक तुम्हारे साथ रही तुम्हारी कदर ना कर सकी। आज जब तुम्हारे पास नहीं और खुद भी एक युवा बेटी की माँ बन चुकी हूँ, ऐसे में बचपन की तमाम यादें मन को झकझोर जाती हैं। अब जाना माँ का प्यार कितना निस्वार्थ कितना पवित्र होता है। आज जाना कि तुम्हें कितना मानसिक कलेश दिया है मैंने और कितना महान हो तुम। पता नहीं कैसे सह जाती थी मेरी उस कटु व्यवहार को। आज शर्मिंदा हूँ, बेहद शर्मिंदा। बचपन की तमाम घटनाएं आंखों के सामने पुनः सजीव हो उठती हैं। कमला बुआ याद है ना, कितनी मुंहफट और बाचाल थी। वह बाबूजी के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। हर दूसरे तीसरे महीने अपनी बहू से लड़कर तुम्हारे पास आ जाया करती थी। मुझे याद है तुमने मुझे बताया था जब शादी के 8 वर्षों तक तुम्हें संतान नहीं हुई तो यही कमला बुआ तुम्हें कैसे कैसे ताने दिया करती थी। कभी कहती बाबूजी की किस्मत ही खराब है, कितना समझाया पत्नी का नहीं, अपने वंश का ख्याल कर, पर कुछ सुनता ही नहीं, चोरों का गुलाम है। सगी बहन होती तब न मेरी बात मानता, मैं तो ठहरी दूर की रिश्ते वाली बहन। मुझे भला उसकी फिक्र क्यों होने लगी। बुआ आंचल से आंसू पोंछने लगती पर धीरे से चोर नजर से बाबूजी के चेहरे का अवलोकन करने से भी न चूकती। क्या पता कब तीर निशाने पर लग जाए और अपनी जीठ की सांवली नाटी चेचक के दाग से भरे मुख वाली बेटी का विवाह भी बाबूजी से कर दे। पर बाबूजी कुछ न कहते। उनका निर्लिप्त भाव बुआ को और घायल कर जाता। उनका क्रोध उनकी जिह्वा में समाकर विभिन्न प्रभावों में फूट जाता। अरे बहू, तू ही क्यों नहीं समझती बाबू को, क्यों उसकी वंश का नाश पर तुली है। हमारे गांव की बूढ़ी बुढ़िया तो स्पष्ट कहती हैं कि मच्छर जिसके बच्चे पैदा होकर मर जाते हैं का मुंह देखो तो भी पुण्य ही है, पर बांझ का मुंह देखना तो महापाप है। तुम कुछ कहना चाहती पर बाबूजी के वचन तुम्हारे कानों में गूंज उठते। सुमन, कभी भूल से भी दीदिया का मन न दुखाना। अगर माँ बाप के असमय गुजर जाने के बाद इन्होंने मुझे सहारा न दिया होता तो आज मैं स्कूल में मास्टरी नहीं किसी की चाकरी कर रहा होता। याद रखना सुमन, दीदिया का दुख या कष्ट मेरी आत्मा को आहत करेगा। तुम चुप रह जाती। पड़ोस की अनीता मौसी अपनी माँ के साथ आई थी। तुम कितना भगत में जुटी थी, तभी तुमने बुआ को फुसफुसाते हुए सुना। क्या कहूँ बहन, एक बच्चे के लिए हमारा आंगन तरस गया है। बबू को पाला है मैंने, इसलिए चाहती हूँ कि उसके घर में भी किलकारियाँ गूंजे। पता नहीं भगवान किस पाप की सजा दे रहा है जो बांझ बहू पल्ले पड़ गई। पूरे 9 साल हो गए शादी को, पर खैर अब तो मुझे लगता है उसको कभी संतान नहीं होगी। हथेली पर भी कभी दूब उगी है क्या। तुम सुन रह गई। सच ही तो है, एक औरत की भरपूरता माँ बनने में ही है। नहीं तो क्या अस्तित्व उसका एक आधी अधूरी स्त्री ही है। जिस पौधे पर फूल नहीं खिलते वो पौधा उसकी स्नेहिल नजरों से अनछूता रह जाता है। खुद पौधों को सींचने वाला माली भी उसकी अनदेखा कर जाता है। पूरे 10 साल बाद जब मैं तुम्हारी गोद में आई तो तुम खुशी से झूम उठी थी। मेरे जन्म पर सारे शहर को न्योता दे आए थे बाबूजी। दिवाली जैसा माहौल था घर में। मेरे जन्म के बाद जब भी बुआ हमारे घर आती मुझे उनकी गोद में डालकर तुम बेहंस उठती। दीदी खूब धूप कितनी सुंदर और हरी भरी है। बुआ छिप जाती, तुम पूरी तृप्ति से खिलखिला उठती और जब तुम्हारी नजरें बरामदे में बैठे बाबूजी से टकराती तो उनकी हल्की सी स्मित मुस्कान बौछार बन तुम्हारी आत्मा को सिक्त कर जाती। ये सब बातें तुम कभी कभी खुशगवार मिजाज में बताया करती थी। कितना प्यार कितना ममता तुमने मुझ पर लुटाया उसे आज महसूस करती हूँ। मेरे छोटे भाई पर भी तुम उतना स्नेह नहीं लुटा पाई। उस समय कितनी नासमझ थी मैं। मुझे मेरा छोटा भाई फूटी आंख नहीं सोता था। तुम जब भी उसे लिपटा कर प्यार करती मैं सुलग उठती। कितना कुछ कह देती थी मैं तुम्हें। जब भी बाबूजी मुझे मेरी किसी गलती पर डांटते तुम तुरंत उन्हें टोक देती। भूल गए क्या
वो 10 वर्षों का कलेश है, इसे मत डांटो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबूजी चुपचाप बाहर चली जाती, पर उनका बड़बड़ाना आज भी मेरी करंदों में गूंज रहा है। खूब बिगाड़ो इस दिन जब सिर पर चढ़कर बोलेगी, तब तुम समझोगी मैं भी अब माँ हूँ। जान चुकी हूँ कि अपनी संतान पर लगी चोट माँ की कलेजी को ही छील कर जाती है। आज मेरी बेटी मुझसे कितना भी बुरा बर्ताव करे, मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर गुस्से में आकर कुछ कह भी देती हूँ तो बाद में बहुत पछतावा होता है। शायद यही माँ की नियति है। तुम्हें याद ही होगा, भला कैसे भूल सकती हो मेरे द्वारा बारंबार किए जाने वाले अपने अपमानों को। जानती हो माँ, आज से पहले मैं ये कभी कह नहीं पाई, पर आज स्वीकारती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, तब भी और आज भी। पर तुम्हें सताने में पता नहीं मुझे क्या आत्मिक सुख मिलता था। अगर स्कूल से आने में थोड़ी भी देर हो जाती तो तुम बुरी तरह घबरा उठती थी, और तुम्हें तंग करने के लिए मैं कभी कभी किसी सहेली के यहाँ रुक जाती। लौटने के पर जब तुम पूछती तो मैं टक्का सा जवाब दे देती, मैं क्या बच्ची हूँ, तुम तो बेवजह परेशान होती रहती हो। तुम फिर भी चुप ही रहती। तुम्हारी यही चुप्पी मुझे धीरे धीरे उद्दंड बनाती चली गई। तुम्हें तंग करने में मुझे बड़ा ही अच्छा लगता था। मेरी और विनय की लड़ाई किसी महाभारत से कम नहीं होती थी। अब महसूस करती हूँ कि मैं तो अकारण ही उससे झगड़ा कर पड़ती थी। तुम हम दोनों के बीच पिसकर रह जाती। अगर मेरा पक्ष लेती तब भी मैं नाराज हो जाती। बेटा है ना, वह पूरा अधिकार है उस पर, तभी तो उसको डरती हो। और अगर कहीं मुझसे कह बैठती, तेरा छोटा भाई है ना, क्यों हमेशा लड़ती रहती है, तो मेरा पारा चढ़ जाता। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ ना, झगड़ालू हूँ, हमेशा लड़ती रहती हूँ। तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर दिया है मैंने। तुम दुखी होकर रोने लगती, तब कहीं जाकर मेरा गुस्सा ठंडा होता। आज सब कुछ याद आ रहा है जिसे मैं अपनी अभिलाष समझती रही। वही तुम्हारा असीम प्यार था माँ, वही हुआ तुम्हारा अतिशय प्रेम मुझे तुमसे दूर ले आया। शिखर के साथ मेरा मिलना जुलना तुम्हें जरा भी पसंद नहीं था, पर मैं तो उसका साथ पाकर वैसे ही मगन थी जैसे उन्मुक्त गगन में उड़ान भरता पक्षी। तुम्हें शिखर पसंद नहीं था, इसलिए वो मेरा और चहेता बनता गया। मैं उससे उसके प्यार में अखंड डूब चुकी थी। मुझे याद है एक शाम जब शिखर मुझे घर छोड़ने आया तो तुमने पहली बार मेरे मामले में हस्तक्षेप कर शिखर से कहा था, तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी छोटी उम्र में शराब पीते हो, रात रात भर होटलों में मटर गश्ती करते हो। बेटे, अभी अपना कैरियर देखो, पूरा जीवन पड़ा है तुम्हारे सामने। शिखर ने पलट कर कह दिया था, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। इसका यह मतलब नहीं कि आप जो चाहे मुझे कह दें। मेरे पापा के पास इतना पैसा है कि मेरी 4 पुश्तें बैठकर खाएंगी। मुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है। बेटे, तुमने कुछ कहना चाहा, तुम्हारी बात का काटकर वह मुझ पर बरस पड़ा। मैं चाह रहा हूँ बिट्टू, तुम अगर मुझसे प्यार करती हो तो कल कोर्ट में चली आना, हम कल शादी करेंगे। और वह भुनभुनाता हुआ चला गया। मैं तुम पर बरस पड़ी, कर दिया ना तुमने शिखर का अपमान। अब वो कहीं यहाँ पैर भी नहीं रखेगा और मैं भी नहीं। कल उसी शादी करने जा रही हूँ। तुम जो चाहती हो कर लो। मैंने तो फैसला सुना दिया था। बाबूजी, असमय मौत के बाद तुम उदास रहने लगी थी। अपने दुख को पीकर तुमने शांत भाव से कहा था, बेटा, जोश में लोग होश खो बैठते हैं और ठोकर खाकर गिरना ही उनकी नीयत होती है, क्योंकि उनकी कदम कहाँ पड़ रही हैं इसका उन्हें तनिक भी भान नहीं होता। संभल जा बेटी, अभी भी वक्त है। तुमने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैं थी अहंकार में डूबी। मैंने व्यंग से हंसकर कहा था, पीना पिलाना तो बड़े आदमियों का काम है ना। मेरे बाबूजी इतने बड़े आदमी थे ना नाना जी। तुम्हें क्या मालूम बड़े आदमी कैसे हो जीते हैं। तुम चुप रह जाती, पर उस समय तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न क्रोधा था उसका उत्तर मुझे वर्तमान में मिल गया है। वो शिखर जो शादी के पहले दीवानों की तरह मेरी इर्द गिर्द घूमता रहता था, आज उसी मुझसे बात करने की भी फुर्सत नहीं। दिन रात क्लब, जुआ और शराब, बस यही उसकी जिंदगी है। मेरे प्रति उसकी निर्लिप्तता मुझे आहत कर जाती है। एयर कंडीशनर बंगले में ममतामयी गोद में छोटी सी बच्ची बन अकेली पड़ी लुढ़कती रहती हूँ। आज भी बचपन की वो शामें याद है जब बाबूजी स्कूल से घर लौटते थे
हम सभी एक साथ बैठकर गपशप करते हुए रात का खाना खाती थी। दिन भर की थकान हंसी मजाक में घुल जाती थी। आज शानदार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए लगता है जैसे कोई गुनाह कर रही हूँ। ना कोई गपशपबाजी, ना कोई हंसी मजाक। क्या जमाना इतनी जल्दी बदल गया। बच्चे तो बाप से भी 4 कदम आगे हैं। कल श्वेता से जरा सा कह दिया, इतनी रात तक अकेली मत घूमा करो। बस वो तो बरस पड़ी मुझ पर। क्या क्या नहीं कह दिया मुझे। दिमाग में कूड़ा भरा है और भी न जाने क्या क्या। मैं स्तंभ रह गई। मैं उसकी माँ हूँ, इस बात का भी ख्याल नहीं रहा। दिन प्रतिदिन उद्दंड होती जा रही है। इतना तो जानती हूँ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाएं। फिर भी मन तो बेचैन हो ही जाता है ना। जब श्वेता मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है उस समय मेरी आंखों के सामने तुम्हारा चेहरा घूम जाता है। ऐसा ही तो तुम्हें भी लगता होगा। मेरी द्वारा अब सब सुनने के बाद मन गिलानी से भर उठता है। मेरा बेटा अमित भी दिन रात क्लब और पार्टियों में व्यस्त रहता है। मेरी फिक्र किसी को नहीं। रात ढले अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। मेरा तन बदन चल उठता है। कैसा जमाना आ गया है। न शर्म हया रही, न तमीज़ी। मैं जानती हूँ मेरा अपना कोई नहीं। न बेटा, न बेटी, न पति ही। दिन रात अपमान और वेदना के भंवर में डूबती जा रही हूँ। गहरे और गहरे माँ, आज मुझे तुम बहुत याद आ रही हो। तुम्हारी कमी बहुत महसूस हो रही है। फिर से वापस लौटना चाहती हूँ। तुम्हारी आंचल में मुँह छुपा कर रोना चाहती हूँ। आज 18 वर्षों के बाद तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। अब तक मेरा अहंग मुझे रोकता रहा, पर अब सारी कस्में तोड़कर तुम्हारे पास आ रही हूँ। जानती हूँ तुम मुझे माफ़ कर दोगी। एक माँ हूँ इसलिए। माँ का दिल कैसा होता है जान गई हूँ। सीधे आने का साहस न कर सकी। न तुमसे बात करने का साहस है, न माफ़ी मांगने का। इसलिए पत्र लिख रही हूँ। कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास आ रही हूँ माँ। शायद सदा के लिए तुम्हारी अभागन बेटी बिट्टू। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।